नमस्कार दोस्तों, गुप्त राजवंश पर यह हमारी प्रथम वीडियो है। इस वीडियो में हम गुप्त राजवंश के प्रथम 4 राजाओं श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। श्रीगुप्त, इसका शासनकाल 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी था। प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में श्रीगुप्त को आदिराज कहा गया है। श्रीगुप्त ने मृग शिखवन नामक स्थान पर चीनी यात्रियों के लिए एक बौद्ध मंदिर अर्थात एक बौद्ध चैत्य बनवाया था, जिसका उल्लेख चीनी यात्री इत्सिंग ने किया है, जो कि 675 ईस्वी के आसपास भारत में आया था। इत्सिंग के अनुसार यह मंदिर नालंदा से 40 योजन पूर्व में स्थित था। इसका अर्थ होता है कि यह मंदिर आधुनिक बंगाल क्षेत्र अर्थात वर्तमान पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश में कहीं ना कहीं स्थित था। विष्णु पुराण के अनुसार 1 योजन 3.3 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला राजा है घटोत्कच, जिसका शासनकाल था 280 ईस्वी से लेकर 320 ईस्वी। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गद्दी पर बैठा। प्रभावती गुप्त के पूना एवं रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया है। मधुमती नामक एक क्षत्रिय कन्या से घटोत्कच का पाणिग्रहण अर्थात विवाह हुआ था। इसका राज्य संभवतः मगध के आसपास तक सीमित था। अगला राजा है चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका शासनकाल था 320 ईस्वी से लेकर 330 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का तीसरा किंतु प्रथम स्वतंत्र एवं शक्तिशाली राजा था। चंद्रगुप्त प्रथम 26 जनवरी 320 ईस्वी को गद्दी पर बैठा और इसी दिन उसने गुप्त संवत की स्थापना की। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। कुमार देवी के साथ विवाह संबंध करके चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली राज्य प्राप्त किया था। चंद्रगुप्त प्रथम की मुद्राओं के मुख भाग पर चंद्रगुप्त प्रथम और उसकी रानी कुमार देवी के चित्र नाम सहित अंकित हैं तथा पृष्ठ भाग पर लिच्छवय शब्द अंकित है। ये स्वर्ण सिक्के चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार, लिच्छवी प्रकार, राजा रानी प्रकार, विवाह प्रकार आदि नामों से जाने जाते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु 303 ईस्वी में हो गई थी। रानी कुमार देवी ने नालंदा में धर्मचक्र जिन विहार का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त प्रथम के काल में कामंदक ने नीतिसार नामक पुस्तक लिखी, जिसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। राजवंश के आधिकारिक अभिलेखों के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र समुद्रगुप्त था। काच नामक एक गुप्त शासक द्वारा जारी किए गए सिक्कों की खोज हुई है। काच समुद्रगुप्त का या तो दूसरा नाम था या वह सिंहासन का एक प्रतिद्वंदी दावेदार था, जिसे पराजित करने के बाद समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा था। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कामंदक ने जो नीतिसार लिखा वह भी राजनीति से संबंधित था और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह भी राजनीति से संबंधित है और संभवतः उतनी ही विद्वता रखते हैं दोनों ही, इसलिए ये आपस में तुलनीय है। अगला राजा था समुद्रगुप्त, जिसका शासनकाल 335 से 375 ईस्वी था। ये चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था और उसका पुत्र था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। चंद्रगुप्त ने अन्य रानियों के अनेक पुत्र होते हुए भी लिच्छवी दौहित्र अर्थात लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के पुत्र समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियत किया था। समुद्रगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो वर्तमान में बिहार में पटना है। समुद्रगुप्त द्वारा विजित राज्यों का उल्लेख हरिशेन ने इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख में किया है। यह गुप्त काल का प्रथम प्रशस्ति अभिलेख था। इसमें 33 पंक्तियां हैं। प्रशस्ति अभिलेख वह अभिलेख होता है जिसमें किसी राजा की प्रशंसा की गई हो। इस अभिलेख में समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए राज्यों का उल्लेख मिलता है, यानी कि उसका विजय अभियान पता चलता है इससे। विजय अभियान में क्या क्या था? पहले 8 नागवंशी राज्यों को समुद्रगुप्त ने हराया और उनके राज्य को
गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। नाग राजवंशों पर विजय के कारणों में राजनीतिक एवं भौगोलिक कारण प्रमुख थे। चौथी शताब्दी में आर्यावर्त क्षेत्र में अर्थात उत्तर भारत में गुप्तों के अलावा नाग सर्वाधिक शक्तिशाली थे। इसलिए राज्य विस्तार की प्रथम सीढ़ी थी नागों के विरुद्ध संघर्ष। पराजित राजाओं के नाम हैं, जो 8 नागवंशी राजा थे उनके नाम हैं जिनको पराजित किया था समुद्रगुप्त ने। अच्युत जो कि अहिशत्र का राजा था, गणपति नाग मथुरा का राजा, नागसेन ग्वालियर क्षेत्र का राजा था जिसकी राजधानी पद्मावती थी, चंद्रवर्मन पुष्करण का राजा था, बलधर्मा संभवतः कौटकुलज का राजा था, मातिल बुलंदशहर का राजा था और अन्य 2 राजा थे रुद्रदेव तथा नागदत्त। इस महान विजय के बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अगले राज्य थे समुद्रगुप्त के द्वारा जीते गए दक्षिणापथ के 12 राज्य। इन राज्यों पर विजय प्राप्त कर उन्हें स्वतंत्र कर दिया गया तथा फिर से उनके पूर्व राजाओं को ही वहाँ का राजा बना दिया गया। ये राजा थे विष्णुगोप जो कि कांची या कांचीपुरम का राजा था, आंध्र प्रदेश के पूर्वी जिलों और कलिंग इसमें शामिल थे, उनको जीत करके अपने अधीन किया गया समुद्रगुप्त के द्वारा। अवमुक्त का राजा नीलराज था, यह राज्य कांची के समीप में ही था। वेंगी का राजा हस्तवर्मन था, वेंगी राज्य कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में स्थित था। कांची, वेंगी और अवमुक्त राज्यों के शासक पल्लव वंश के थे। संभवतः उन सभी की सम्मिलित शक्ति को समुद्रगुप्त ने एक साथ हराया था। अगले राजा थे उग्रसेन जो कि पाल्लक का राजा था। पाल्लक राज्य आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में था। कुबेर ये देवराष्ट्र का राजा था और देवराष्ट्र राज्य महाराष्ट्र के सतारा जिले में या फिर विजगापट्टम अर्थात विशाखापट्टनम जिले में कहीं पर था। धनंजय ये कौस्थलपुर का राजा था और कौस्थल राज्य तमिलनाडु के उत्तरी अर्काट जिले में वर्तमान कुट्टलूर था। कौशल का राजा था महेंद्र और कौशल में आधुनिक मध्य प्रदेश के बिलासपुर, रायपुर और संभलपुर प्रदेश सम्मिलित थे और इसकी राजधानी श्रीपुर थी जिसे वर्तमान में सिरपुर कहा जाता है। महाकांतार का राजा व्याघ्र राज। कौशल के दक्षिण पूर्व में महाकांतार एक जंगली राज्य था। इसी स्थान में आजकल गोंडवाना के सघन जंगल हैं। कौराल का राजा मंत्रराज। कौराल राज्य दक्षिणी मध्य प्रदेश के सोनपुर प्रदेश के आसपास था। पिष्टपुर का महेंद्रगिरी। पिष्टपुर राज्य गोदावरी जिले में स्थित वर्तमान पीठापुरम ही था। स्वामी दत्त जो कि कोट्टर का राजा था और कोट्टर राज्य उड़ीसा के गंजाम जिले में था। एरंडपल का दमन। एरंडपल राज्य कलिंग के दक्षिण में था। इसकी अवस्थिति पिष्टपुर और कोट्टर के पड़ोस में संभवतः विजगापट्टम अर्थात विशाखापट्टनम जिले में ही थी कहीं ना कहीं। तो ये 12 राज्य थे दक्षिणापथ के जिनको जीता गया था और ये उनके नाम थे राजाओं के। मध्य भारत के जंगली राज्यों को जीता गया। इस शिलालेख में यानी कि प्रयाग प्रशस्ति में विदिशा के नंदी नाम के एक राजा का भी उल्लेख मिलता है। अगले राज्य थे 5 सीमांत राज्य। इनमें शामिल थे समतट यानी कि पश्चिम बंगाल, दवाक अर्थात वर्तमान ढाका, कामरूप अर्थात असम, नेपाल और कृतरपुर अर्थात उत्तराखंड। ये 5 सीमांत राज्य थे। इन 5 सीमांत राज्यों ने आत्मसमर्पण किया था। समुद्रगुप्त के लिए गंगा बेसिन के दक्षिण पश्चिमी भाग अर्थात आधुनिक पश्चिम बंगाल पर अधिकार करना आर्थिक दृष्टि से आवश्यक था। गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था ताम्रलिप्ति।
जो कि पश्चिम बंगाल में था। उस समय का दूसरा महत्वपूर्ण बंदरगाह था बेरीगाजा या भृगुकच्छ, जो कि गुजरात में था। इसके बाद 9 गणराज्यों ने आत्मसमर्पण किया था। वे 9 गणराज्य थे: मालव, अर्जुनायन, यौधेय, मद्रक, आभीर, परार्जुन, सनकानिक, काक और खरपरिक। इनमें मालव, अर्जुनायन, यौधेय, मद्रक और आभीर प्रसिद्ध गणराज्य थे। समुद्रगुप्त ने वाकाटक शासक रुद्रसेन प्रथम को भी पराजित किया था, जिसका शासनकाल 340 से 365 ईस्वी था। पराजित विदेशी राज्यों में कुषाण, शक, सिंहल, अफगानिस्तान, मध्य एशिया और पूर्वी ईरान, खुशानक और सकस आदि राज्यों का उल्लेख है, यानी कि विदेशी राज्यों को भी समुद्रगुप्त ने हराया था। समुद्रगुप्त ने कुषाण शासक देवपुत्र शाहनुशाह, शकक्षत्रप, मुरुंड और सिंहल श्रीलंका के राजा मेघवर्ण या मेघवर्मन को भी अपने अधीन कर लिया था। ये राज्य स्वतंत्र उपनिवेश के रूप में रहे। सभी के सभी कुषाण, शक, सिंहल अफगानिस्तान के राज्य, मध्य एशिया, पूर्वी ईरान के राज्य, खुशानक और सकस, ये सभी राज्य जो थे स्वतंत्र उपनिवेश के रूप में रहे तथा समुद्रगुप्त ने इनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उन्होंने स्वयं को समुद्रगुप्त की सेवा में समर्पित किया था। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख जो कि कानपुर से प्राप्त है, उसमें समुद्रगुप्त को चीरकाल में छोड़े गए अश्वमेध यज्ञ करने वाला अर्थात चिरोत्सन्न अश्वमेधकृता कहा गया है। उसने अश्वमेधकृता तथा विक्रमंक की उपाधियां धारण की थी। शिलालेखों में समुद्रगुप्त को चिरोत्सन्न अश्वमेधकृता और अनेकाश्वमेध याजी कहा गया है। V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा है। वास्तव में समुद्रगुप्त नेपोलियन बोनापार्ट से भी अधिक महान था, क्योंकि नेपोलियन को मॉस्को, लिपजिग और वाटरलू के युद्धों में हार का सामना करना पड़ा था। नेपोलियन इन 3 युद्धों में हारा था, जबकि समुद्रगुप्त किसी भी युद्ध में नहीं हारा था। समुद्रगुप्त को जावा पाठ में तनत्री कमंदका के नाम से संबोधित किया गया है। हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबार का महान कवि एवं विद्वान ही नहीं था, बल्कि समुद्रगुप्त का महासंधि विग्रह अर्थात विदेश मंत्री भी था। समुद्रगुप्त परम भागवत अर्थात विष्णु का भक्त था, एक वास्तविक मनुष्य था, कवि, संगीतज्ञ, प्रकांड विद्वान, दानी, विद्याप्रेमी, महान सेना नायक था और इसे कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त धर्म सहिष्णु सम्राट था। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु उसका मंत्री था, जिसने बौद्ध ग्रंथ लंकावतार लिखा था। मेघवर्मन बौद्ध अनुयायी था। 360 ईस्वी में मेघवर्मन का एक राजदूत समुद्रगुप्त के दरबार में आया था। समुद्रगुप्त ने सिंहल के राजा यानी कि श्रीलंका के राजा मेघवर्ण को बोध गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी। समुद्रगुप्त के सिक्के, पहले प्रकार के सिक्कों में उसका जो चित्र है उसमें वह युद्ध की पोशाक पहने हुए हैं। उसके बाएं हाथ में धनुष है और दाएं हाथ में बाण। दूसरे प्रकार के सिक्कों में उसका जो चित्र है उसमें एक परशु लिए खड़ा है वह। तीसरे प्रकार के सिक्कों में उसका जो चित्र है उसमें उसके सिर पर उष्णीष है। उष्णीष का मतलब दुपट्टा या फिर साफा या पगड़ी कह सकते हैं, यानी कि कपड़ा सर पर बंधा हुआ है उसके, और वह एक सिंह के साथ युद्ध कर उसे बाण से मारता हुआ दिखाया गया है। ये 3 प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त के वीर रूप को चित्रित करते हैं। इनके अतिरिक्त उसके बहुत से सिक्के ऐसे भी हैं जिनमें वह आसन पर आराम से बैठकर वीणा बजाता हुआ प्रदर्शित किया गया है। समुद्रगुप्त के काल में एक अधिकारी गोपा सरमिण का नाम मिलता है, जो अक्ष पटालिधिकृत
के रूप में कार्य कर रहा था। यह खातों की देखभाल करता था तथा यह कर्मचारियों की सुरक्षा निधियों से शाही देनदारी को वसूल करता था। इसके अलावा कृषि लाभ का निर्धारण भी करता था। समुद्रगुप्त से संबंधित 3 और अभिलेख मिले हैं प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से अलग। ये हैं एरन का स्तंभ प्रशस्ति लेख, दूसरा है नालंदा का ताम्रपत्र अभिलेख जो कि एक शाही आदेश है, तीसरा गया का ताम्रपत्र अभिलेख, ये भी एक शाही आदेश है। तो ये 3 अन्य अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित मिले हैं और चौथा जो है सबसे प्रसिद्ध अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख है, जिसमें समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए राज्यों का वर्णन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।